तो दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 12 की एक और नई वीडियो में। पिछली क्लास में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। अब हम उसको आगे चलते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वान टॉप फैक्टर, उसको पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 12, ये हमारा थियोरेटिकल लेक्चर लास्ट है। उसके बाद हमारे जितने भी लेक्चर हैं 1-2 जितने भी आएंगे वो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं वान टॉप फैक्टर। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आज का टॉपिक है वान टॉप फैक्टर, तो वान टॉप फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? हम उसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो वान टॉप फैक्टर पढ़ने से पहले हमें क्यों ज़रूरत पड़ी वान टॉप फैक्टर की, क्यों हम वान टॉप फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ेंगे जिससे हमें पता चले ये बात। तो हम स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यानी डिफरेंट, आप नाम से ही पता चल रहा है एबनॉर्मल मतलब जो फिक्स ना दिख रहा हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर में पहले कुछ आ रहा हो और आपके ऑब्जर्व करने पे और मतलब वैल्यूज अलग आ रही हो, जो थियोरेटिकली आपने फॉर्मूले से निकाली है और जो आपने ऑब्जर्व किया है उसका मॉलिक्यूलर मास, दोनों में डिफरेंस आ रहा हो। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इसे ही कहते हैं। तो अगर हम देखें कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों शो करता है हमारा कोई भी सॉल्यूशन, तो हमने जैसे पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी 4 होती है और उसके जितने भी हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़े, तो याद रखना है आपको वो किसके लिए एप्लीकेबल होंगे। जो हमने चारों पढ़े वो हमारे किसके लिए एप्लीकेबल होंगे? वो हमारे नॉन वॉलेटाइल, नॉन एसोसिएटेड, नॉन डिसोशिएटेड और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारे इस तरीके के जो हमारे सॉल्यूट होंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो इसका मेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे हम देखें इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो डिसोशिएट हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। ऐसी नॉन एसोसिएटेड लिखा भी हुआ है अलग नाम, और नॉन डिसोशिएटेड या इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन वोलेटाइल हो, इनमें से अगर कोई भी एक चीज होगी तो हमारा क्या होता है, हम वो वाला फॉर्मूले लगा सकते हैं, वो चारों जो भी हमने देखे हैं। ठीक है, तो वो जैसे मैं एग्जांपल दूंगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, तो उसमें आ जाएगा हमारा ग्लूकोज। जैसे हमें पता है ग्लूकोज अगर वाटर में डालते हैं कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो डिसोशिएट ही नहीं होता, ना H+ आयन देता है, तो कुछ ऐसा नहीं होता है, वो वैसे का वैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारा एक्वस सॉल्यूशन में रहता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, वो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें ग्लूकोज के बाद यूरिया हमारा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, डिसोशिएट भी नहीं होता ना एसोसिएट होता है। ऐसे हमारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमारा बेंजीन है, बेंजीन भी एक क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऐसे ही हमारे जितने भी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स में ये पूछे जाएंगे, ये हमारे सॉल्यूट दे रखे होंगे, तो आप उसमें डायरेक्टली वो वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर बात आ जाए ऐसे सॉल्यूट की जो इलेक्ट्रोलाइट हो, जो एसोसिएट भी होते हो, जो डिसोशिएट भी होते हो, टूटते भी हो और उनमें अट्रैक्शन होके और उनका क्या डाइमर बन जाता हो, आपस में जुड़ जाते हो, यानी एसोसिएशन होता हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा एक रोल आता है किसका? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से हम वान टॉप फैक्टर का यूज करके उस फॉर्मूले को थोड़ा डेविएट करते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हम ये तो हमारा किसके लिए था, अगर हमारे ये आ गया है, अगर ये आ गया हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, वाले फॉर्मूले सारे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अगर हमारा एसोसिएशन हो जाए, एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए। ठीक है, डिसोसिएशन हो, ठीक है, और या मतलब इलेक्ट्रोलाइट हो, मेनली क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर ऐसे सॉल्यूट आ गए, अगर हमारे ऐसे सॉल्यूट आ गए, तो हमें यूज करना पड़ेगा वान टॉप फैक्टर। ठीक है, हमने जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैं दोबारा से बता दूं, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने जितनी भी पढ़ी, उसके जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे वो इनके लिए यूजेबल है। ठीक है, हम इन पे एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये टूटते भी नहीं है ना जुड़ते हैं किसी भी सॉल्यूशन के, किसी भी हमारे सॉल्वेंट के अंदर जाके। बट अगर इनकी बात करें, जैसे मैं बोलूँ, पहले मैं एक बताता हूँ डिसोसिएशन का। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं डिसोसिएशन का।
तो डिसोसिएशन में आप देखोगे तो डिसोसिएशन का एग्जांपल NaCl ले लो। तो जैसे हमने NaCl डाल दिया वाटर में और फिर हम कुछ प्रॉपर्टी, कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, तो अगर हमने इस फॉर्मूले से निकाला जो भी हमने पहले किए हुए हैं, तो उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, उसमें हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखोगे तो 1 होगा, अगर एक NaCl है तो 1 होगा। बट वो हमारी ऑब्जर्व जो हम निकाल रहे हैं वो हमारा गलत आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये पानी के अंदर या वाटर के अंदर जाएगा तो ये टूट जाता है Na+ और Cl- में, तो इसके पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब चेंज हो चुके हैं, इनके पार्टिकल्स चेंज नहीं होते, ठीक है, इसलिए हमारा वो फॉर्मूला एकदम एप्लीकेबल है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल हमें पता है कि हमने डाला 1 है, बट उसके अंदर जाके वो 2 पार्टिकल बन जाते हैं। 2 पार्टिकल बनने की वजह से हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करने की वजह से अब वो चेंज हो गए, बट हम निकाल किससे रहे हैं, हम तो इसी से निकाल रहे हैं। अगर हम इस फॉर्मूले से निकाले तो हम NaCl क्या वैल्यू क्या लेंगे, 1 ही लेके चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, हमारे वो 2 में टूट चुके हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, उसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, और उसकी वजह से हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाते। हम वांट ऑफ फैक्टर का यूज करके उस फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस करेंगे अभी, और उसको आपको फिर आप उसे एप्लीकेबल कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और जो भी हम एसोसिएशन हो रहा हो या डिसोसिएशन हो रहा हो। तो अगर हम बात करें डिसोसिएशन, एसोसिएशन की, एसोसिएशन का एग्जांपल दे दूं मैं आपको, तो जैसे हमारा एक होता है, हमारा एसिड ले लो, ठीक है, एसिटिक एसिड ले लो। तो एसिटिक एसिड में क्या होता है, हमारा इनमें हमारे डाइमर बनते हैं, ठीक है। कैसे डाइमर बनेंगे हमारे, अगर मैं बोलूं ये CH3 है, ठीक है, C+O और H, ठीक है, एक ये रहा C+O और ये हमारा CH3, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर खुद क्वेश्चन में बोला हुआ कि एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, अगर आपसे उसने बोला कि इसका क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो कैसे एसोसिएशन होता है, ये हमारा एसोसिएशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ये 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। तो पहले एक था, ठीक है, मतलब अगर हम इसके 2 लेंगे तो उन्होंने क्या कर दिया, मिलकर डाइमर 1 बना लिया, तो 2 से मिलकर क्या बन गया, 1। तो अगर आप इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या हो गया, आपने इसमें 2 लिए थे, ठीक है, अगर आप इसमें 2 लोगे तो यहाँ पे तो देखो आपकी वेरिएबल आएगी, जो भी आप इसमें सॉल्व करोगे उससे, तो ये तो अब 1 बन चुका है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज होने की वजह से कहीं ना कहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा और आप इस फॉर्मूले से उसे नहीं निकाल सकते, जो भी हमने पढ़े हैं चारों। तो इसलिए हमारे चेंजेस आते हैं, उसी चेंजेस को हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, व्हेन एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास mm लिख दिया मैंने, इज डिफरेंट देन theoretical मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इन अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर आप देखो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जब हमारा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास दोनों क्या हो, डिफरेंट आए। किस केस में होगा, इन केसों में, इस केस में तो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज जो है उसको ग्लूकोज सॉल्यूशन में भी वैसे ही रहेगा, तो हम ऑब्जर्व करेंगे तो वही आएगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास उसका 180 आएगा, ठीक है। तो और वैसे भी हमारा 180 है। थियोरेटिकल मतलब जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जो बुकों में लिखा हुआ है थियोरेटिकल है। तो अगर हम देखें तो ग्लूकोज जो है वो थियोरेटिकल भी 180 आ रहा है, और ऑब्जर्व किया हमने उसमें मॉलिक्यूलर मास, वो भी हमारा क्या है, 180 ही आएगा, क्योंकि ना इसका एसोसिएशन होता है ना इसका डिसोसिएशन। बट अगर हम इसमें देखें, हमारा यहाँ पे NaCl का आप निकालोगे तो होता है 23 प्लस में 35.5, तो ये आएगा 58.5 आ जाएगा आपका। बट अगर हम कोई एक पार्टिकल देखें, ऑब्जर्व कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, हमें पता है NaCl का क्या होता है, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास 58.5, ठीक है। बट हमने क्या किया, जब ऑब्जर्व किया सॉल्यूशन को, तो हमने देखा 23 मॉलिक्यूलर मास वाला सॉल्यूट भी है और हमारा 35.5 वाला भी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कहीं तो एसोसिएशन होता है या तो डिसोसिएशन हुआ है। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हमारा मॉलिक्यूलर मास आया किसका, पार्टिकल्स का। पहले पार्टिकल्स का 58.5 था, किसमें, अगर हम थियोरेटिकल देखें तो हम क्या लेके चल रहे हैं, 58.5, ठीक है। और ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व किया तो हमने देखा 23 भी है मॉलिक्यूलर मास और 35.5 भी है, क्योंकि अलग अलग हो चुके हैं अभी है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारा
एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो कर रहा है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो कर रहा है, तो इसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास व्हेन एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, यानी ये इज डिफरेंट देन द, मतलब ये जो हम निकाला हमने 23 और 35.5 ऑब्जर्व करके, ठीक है, तो वो डिफरेंट है थ्योरेटिकल 58.5 से डिफरेंट ही है, हमें दिख रहा है साफ। तो किसकी वजह से हो रहा है? एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से। तो आपको याद रखना है एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे इस ऐसे हम उसको इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम उसे देखेंगे कैसे हम आई की वैल्यू निकालते हैं और नए हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनते हैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। तो अगर हम देखें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों कैलकुलेट किया जाता है और क्यों जरूरत पड़ी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कब कैलकुलेट किया जाता है? या तो एसोसिएशन हो, ठीक है, या तो एसोसिएशन हो या तो डिसोसिएशन हो, ठीक है, या तो, और जो भी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इसलिए क्या वांट ऑफ फैक्टर में यूज होगा हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पूरा, क्योंकि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से ही हमें पता चला कि वांट ऑफ फैक्टर निकालने की हमें जरूरत है। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एसोसिएशन होता है तब निकालने की जरूरत पड़ती है, डिसोसिएशन होगा इसलिए हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की, और तीसरा हमारा है नॉट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नॉट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का हम कह सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इनके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी? कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जब एसोसिएशन होगा, जब डिसोसिएशन होगा, और तीसरा जब हमारा क्या हो? नॉट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन डाइल्यूटेड ना हो, क्योंकि जब हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड नहीं होता तो जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे वो बहुत पास होंगे, पास होने की वजह से उनमें कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ बढ़ती जाएगी और उनमें कहीं ना कहीं एसोसिएशन और डिसोसिएशन हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ी? हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की। अब आते हैं हम वांट ऑफ फैक्टर पे कि वांट ऑफ फैक्टर हमारा क्या होता है, ठीक है। ये तो पता चल गया हमें क्यों वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ी, क्योंकि अब हमारे कौन से सॉल्यूशन आ सकते हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, उनमें एसोसिएशन हो रहा है, उनका डिसोसिएशन हो रहा है, उनका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें अब कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो वांट ऑफ फैक्टर है हमारा, वांट ऑफ फैक्टर लिखा हुआ है आपके सामने, तो वांट ऑफ फैक्टर होता है हमारा इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थियोरेटिकल, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा रेशियो होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का और अपॉन में थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड यानी जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमने देखा है, और हमारा थियोरेटिकल हमने फॉर्मुलेशन निकाल के जो हम नॉर्मली नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा? थियोरेटिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा वांट ऑफ फैक्टर। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा कि क्या हमें इससे पता चल रहा है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा हमारा थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा होता है आई, जिसे हम कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। और याद रखना है वांट ऑफ फैक्टर जो है हमारा, ये साइंटिस्ट था हमारा वांट ऑफ, इसने किसने कब इंट्रोड्यूस किया था? 1880 में समथिंग हमारा इंट्रोड्यूस किया था वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो अगर हम बात करेंगे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ेंगे तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अगर, और एक और चीज आपको याद रखनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने जितने भी फॉर्मूले में पढ़ा होगा, तो जो भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो हमारी क्या होती है? लेफ्ट साइड में। जैसे हम बात कर रहे हैं डेल्टा टी एफ, चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इधर की तरफ होता है, इधर हमारा होता है सॉल्यूट, ठीक है। तो उसका मोलर मास हमेशा इनवर्सली में आता है किसके साथ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं, किसकी? एसोसिएशन की बात करूं, एसोसिएशन मतलब जब कोई मॉलिक्यूल है जुड़ रहा होगा, जैसे मैंने एसिड का एग्जांपल देके बताया COOH का,
तो उस केस में हम देखेंगे जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट का अमाउंट है, ठीक है, AMT लिख रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, कम शो करेगी, क्योंकि कॉलिगेटिविटी क्या डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हो चुका है। मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एसोसिएशन हुआ है। एसोसिएशन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल अगर जुड़ते हैं तो सीधी सी बात है जो पार्टिकल हमारा बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें डिसोसिएशन की, ठीक है, अगर हम बात करें डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन में हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाता है, क्योंकि क्या है, दो में डिवाइड हो गया, अब वो पार्टिकल क्या है हमारे दो में हो गए। तो मॉलिक्यूल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा बढ़ गया, क्योंकि अब पहले एक था अब दो में हो गया। अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि हमें पता है जैसे मैंने बोला 58.5 से हमारे टूट के क्या बना था 23 और 35.5, ठीक है। तो इसलिए हमें पता चल गया है कि 58.5 से तो कम ही रहना है, क्योंकि उसी से टूट के बने हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, पार्टिकल्स का कम हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे जो आपको याद रखना है एसोसिएशन और डिसोसिएशन में। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, अभी हम देखेंगे उन्हें क्यों ऐसा होता है। तो एसोसिएशन के लिए हमारा वांटा फैक्टर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, आपको याद रखनी है। जब भी हमारी आई की वैल्यू आएगी, वांटा फैक्टर की वैल्यू वो लेस देन 1 आएगी, किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, और ग्रेटर देन 1 आएगी किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। अभी हम देखेंगे क्यों आती है। और याद रखना जो हमारे वो थे, जो हमारे जितने भी हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, उनके केस में आई की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। आई की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है, नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन, ठीक है, नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन। तो आपको याद रखना है वांट ऑफ फैक्टर जो है, वांट ऑफ फैक्टर हमारा 1 से अगर कम होगा तो एसोसिएशन होगा, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हमारा डिसोसिएशन हो रहा होगा कहीं ना कहीं सॉल्यूट का, और अगर 1 है तो हमारा क्या है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, इसलिए हमारा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वाले फॉर्मूले यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें आई की वैल्यू 1 रहती है। बट इस केस में आप देखोगे तो आई की वैल्यू 1 से कम हो जाती है और 1 से ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि हमारे फॉर्मूलों में क्या चेंज आता है, कि हमारा जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें बार बार हमें ये ना करना पड़े, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक हम फिक्स फार्मूला डिराइव करते हैं किसके लिए, आई के लिए। हमें बार बार ये ना करना पड़े कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अगला जो है हमारा आई की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो ये था हमारा जो हमने देखा एसोसिएशन में क्या चेंज आता है, डिसोसिएशन में क्या चेंज आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे, जो हम देखेंगे कि आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आई फॉर, ठीक है, फॉर डिसोसिएशन, तो इसमें आपको एक और जो हमारे हमेशा एसोसिएशन और डिसोसिएशन होती है, तो आपने 11th में ही पढ़ा इक्विलिब्रियम में एक नई टर्म आती है जो है हमारी अल्फा, जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये हमारी नई टर्म आ जाती है जब भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमेशा आपको भी याद रखनी है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जो हमारी होती है 1 से छोटी और बराबर हो सकती है, और 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। तो हम जो 11th में भी आपने देखा होगा, जो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू लेते हैं, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन और परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन अलग है, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। बट ये हमारा ओनली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसमें या एसोसिएशन है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये 1 से हमेशा छोटी होगी या तो बराबर होगी। किनके लिए, 1 किसके लिए होगी, 1 उनके लिए होगी जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन, जैसे NaCl है, NaCl आप देखो तो वो कंप्लीट डिसोसिएट कर जाता है। अगर मैं 100 डालें तो 100 Na मिल जाएंगे, 100 Cl, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है। 0 किसके लिए होगी, जो हमारे टूटते ही नहीं है, जो हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज, हमारा यूरिया है, ये सारे इनकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये क्या होते हैं, डिसोशिएट भी नहीं होते ना एसोसिएट होते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो सम एक्सटेंट तक डिसोशिएट होते हैं या सम एक्सटेंट तक एसोसिएट होते हैं, उनके लिए 0 से 1 के बीच में रहेगी हमारी वैल्यू, ठीक है। तो आपको याद रखना है अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में या बराबर हो सकती है, और किन के लिए हो सकती है वो दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसके लिए, फॉर डिसोसिएशन आई की वैल्यू, ठीक है। तो हमने लेट किया फॉर डिसोसिएशन
AN हमारा एक मॉलिक्यूल था और वो टूट गया NA में, ठीक है। AN था मतलब A के जुड़े हुए थे, A की चेन थी, वो क्या टूट गई, वो किसमें, Na में, यानी वो सारे A टूट गए और क्या बना लिया हमारा Na, ठीक है। हमने एक जनरल एग्जांपल देखा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसमें एट, जैसे हम इक्विलिब्रियम में करते थे एट टाइम t इक्वल टू में 0, टाइम t इक्वल टू में 0, इसके कितने मोल्स थे, 1 मोल से, सॉल्यूट के कितने मोल्स थे, 1। ये सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। तो हमने जो सॉल्यूट डाला वो AN था, तो एट टाइम t इक्वल टू में 0, तो 0, टूटा नहीं कुछ, ठीक है। एट टाइम t, आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम बाद क्या हुआ होगा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा पार्टिकल टूट गए, ठीक है। जैसे हम करते थे, जैसे हमने पहले कंसंट्रेशन के साथ करते थे इक्विलिब्रियम में, C लेते थे, इधर 0 क्योंकि अभी कुछ नहीं टूटा, t टाइम t इक्वल टू में 0 पे, उसके बाद C माइनस C अल्फा करते थे, हम लेट करते थे कि C अल्फा हमारे टूट चुके हैं। अब अगर उस हिसाब से हम अगर मान लो अल्फा की वैल्यू 0 रख दें, ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू 0 रख दें तो क्या बचेगा, C बचेगा। इसका मतलब कुछ टूटे ही नहीं, उसकी वजह से क्या है, कंसंट्रेशन वैसे की वैसी रही C। अगर हमारे सारे के सारे टूट गए तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो C माइनस C 0, यानी सारे टूट गए, बच्चे यहाँ पे कितने बनेंगे, C, डिपेंड करता है मोल कितने हैं, ठीक है। तो समझ आ गया क्यों हमने 1 माइनस अल्फा किया, क्योंकि 1 मोल्स थे, तो 1 माइनस 1 इंटू अल्फा यानी अल्फा, तो 1 अपॉन ये हो गया हमारा 1 माइनस अल्फा, कि t टाइम बाद 1 माइनस अल्फा बचेंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। और वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने डिसोशिएट हुए हैं, 0 हो, चाहे वैल्यू 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे उनके बीच की हो, ठीक है। यहाँ पे बनेंगे कितने, यहाँ पे हमारे बनेंगे n अल्फा, ठीक है। जितने यहाँ पे टूट गए, यहाँ पे कितने टूटे, 1 अल्फा, वो किस लिए 1 कहाँ से आया, यहाँ पे 1 मोल्स थे, यहाँ पे आ रहे कितने मोल्स है, n मोल्स, तो जितने मोल्स यहाँ पे टूटते जाएंगे वहाँ पे n अल्फा बनते जाएंगे, ठीक है। और डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे 1 2 होगा तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे n अल्फा लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम देखें I की वैल्यू क्या होती है, I होती है हमारी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हो मॉलिक्यूलर मास से, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उल्टा, वो हो जाएगा हमारा थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। बट हम ओनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल से कर रहे हैं, जो हमारे पार्टिकल से सॉल्यूट उससे कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगर हम देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे ऑब्जर्व्ड क्या होंगे, ये दोनों होंगे जो हमें सॉल्यूशन में दिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या दिखेंगे हमें, क्या हम ऑब्जर्व क्या होगा, जो हमें दिखेगा वो क्या दिखेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा दिखेगा। और थियोरेटिकल जो हम ऐसा ले, अगर मान लो आपको पता नहीं है ये एसोसिएट हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है, तो आप क्या लोगे, आप तो पूरा वही ले लोगे ना जो हमारे पास है 1, तो इसलिए नीचे क्या आ जाएगा 1। तो I की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगी हमारी 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो यहाँ पे एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस में n माइनस 1 अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, एसोसिएशन के, फॉर डिसोसिएशन के लिए। अगर हम डिसोसिएशन के लिए देख रहे थे तो हमारी किस पे डिपेंड करेगी, हमारी अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है, कितना एसोसिएशन हो रहा है, उसी हिसाब से हमारी I की वैल्यू आ जाएगी। बट ये हमने किसके लिए कैलकुलेट किया है, ये हमने अभी कैलकुलेट किया है फॉर डिसोसिएशन। ऐसे हम एसोसिएशन के लिए कैलकुलेट करेंगे कि हमारी I की वैल्यू क्या होती है एसोसिएशन के लिए। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें NaCl का, तो NaCl किस में टूटता है, NaCl टूटता है हमारा Na प्लस और Cl माइनस पे, ठीक है। तो अगर Na प्लस और Cl माइनस को देखेंगे तो 2 में टूट गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब उस हिसाब से अल्फा पे डिपेंड कर रहा है कि कितना डिसोसिएशन हुआ है, 100 के 100 हो गए, मतलब पूरे के पूरे हो गए, तो अल्फा की वैल्यू 1। तो NaCl के लिए यहाँ पे n की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1। तो सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारी टोटल 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा क्या है वो I क्या है 1 से बड़ा आएगा आपका, किसके लिए, फॉर डिसोसिएशन। ऐसे हम एसोसिएशन के लिए देखते हैं, एसोसिएशन के लिए क्या हमारी I की वैल्यू आती है, ठीक है। तो एसोसिएशन के लिए देखते हैं, फॉर एसोसिएशन हमें पता है एसोसिएशन में I की वैल्यू क्या होती है, हमेशा लेस देन 1 से क्या आएगी, छोटी।
और उसमें क्या होती है, हमेशा 1 से बड़ी। तो आपको याद रखनी है, छोटी छोटी टर्म से आप पता कर सकते हो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आई की वैल्यू आपको पता चल गई कैसे निकालनी है फॉर डिसोसिएशन। अब देखते हैं एसोसिएशन के लिए। तो हम लेट करेंगे इसका उल्टा, जैसे हमने डिसोसिएशन पढ़ा था, डिसोसिएशन का उल्टा करेंगे एसोसिएशन में। आपकी बार क्या है, एन है, ठीक है, एन ए क्या हो गए, एसोसिएट होके क्या बना लिया हमने, ए एन बना दिया, ठीक है, सारे एसोसिएट हो गए, ए मिलके क्या बन गए, ए एन, जितने हमारे एन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू में 0 पे, तो टाइम टी इक्वल टू में 0 पे क्या होगा, यहाँ पे एन होंगे, एन नंबर ऑफ मोल्स है ए के, और यहाँ पे कितने होंगे 0। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद क्या हो जाएगा, एन माइनस कितने एसोसिएट हो गए उतने यहाँ से हटा देंगे, तो कितने इसके नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट हो गए, वो है हमारे ये। तो ये है हमारे एसोसिएट जो हुए हैं, एसोसिएशन जिनका हुआ है, और ये है हमारे किसने, रिमेनिंग जो हमारे बचे हुए हैं वो है हमारे ये पूरा मिला के, ठीक है, ये पूरे बच के हमारे रिएक्टेंट जो भी है। अब ये 0 भी हो सकता है अगर कंप्लीट एसोसिएशन हो गया, ठीक है, कंप्लीट एसोसिएशन हो गया तो अल्फा की वैल्यू 1 कट जाएगा, ये कितना बचेगा यहाँ पे 0। तो डिपेंड करता है अल्फा की वैल्यू पे कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी हमारी, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, बचा हुआ रिमेनिंग, और यहाँ पे ए एन हमारा क्या बचेगा, ए एन हमारा बचेगा अल्फा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हमारे कितने एसोसिएट होंगे, 1 इंटू अल्फा 1 अल्फा, ठीक है। जैसे हम 11th में करते हुए आए हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि हमें कैसे हमें लिखना है, अगर यहाँ पे 2 है, कोई 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं 2, ठीक है। उस हिसाब से हम एसोसिएशन डिसोसिएशन में भी ऐसे ही करना है। तो अगर हम आई की वैल्यू देखेंगे, आई होता क्या है हमारा, आई होता है हमारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, हमारे पार्टिकल्स है जो हमारे एन है, जो हमारे ये लिख रहे हैं हम, ये वही है हमारे जो हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पार्टिकल्स में हम डिपेंड करते हैं, वही है। ऐसी हमारे क्या है यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई की वैल्यू अगर आप निकालोगे, ऑब्जर्व्ड क्या है हमारी एन माइनस एन अल्फा प्लस में अल्फा, ये पूरी हमारी किस में आ जाएगी, ऑब्जर्व्ड में, और ये प्लस ऊपर की क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी क्या है, थ्योरेटिकल। क्योंकि मैं क्यों थ्योरेटिकल में ये ले रहा हूँ, ये हमारी थ्योरेटिकल क्यों है, क्योंकि अगर मान लो आपको पता नहीं है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, तो आप क्या लोगे, जो हमारी कैलकुलेटेड है, हमें पता है एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो हमारी जो ये हम उसी को ले लेते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमने एक लिया तो एक ही ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि उसमें ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, वैसे का वैसे ही रहेगा। बट इसमें हमें अगर हम देखेंगे तो इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन होने की वजह से ये ऑब्जर्व्ड अलग हो जाती है और ये थ्योरेटिकल अलग हो जाती है, ठीक है, उसमें ओनली ये रहता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा n अपॉन में n, ये मैंने अलग कर दिया, इसके नीचे ये लिया है और इसको इसके नीचे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, और ये बचेगा माइनस का n अल्फा प्लस में अल्फा अपॉन में n, ठीक है। इसमें अगर मैं कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 प्लस में, ठीक है, मैंने इसको उधर उल्टा कर दिया, 1 अपॉन में n माइनस में 1 अल्फा, ठीक है, मैंने इसको उल्टा करके ऐसे कॉमन ले लिया। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, i इक्वल टू में 1 माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन में n माइनस 1 अल्फा। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका है, डिसोसिएशन, वो एसोसिएशन का, जिसमें अगर हमारे कोई मॉलिक्यूल डाइमर बना रहा है, तो आपको याद रखना है, अगर डाइमर बना रहा है तो n की वैल्यू 2 बोल रखा होगा, ट्राइमर बना रहा है तो 3, तो उसी हिसाब से जितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसी हिसाब से हमारी n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें बोला है डिसोशिएट होके कितने बना रहे हैं 2, तो n की वैल्यू 2, एसोसिएट होके क्या बना रहा है डाइमर, तो n की वैल्यू 2, डाइमर मतलब जुड़ना, डाइमर, ट्राइमर मतलब 3 जुड़ना, ठीक है, तो टेट्रामर मतलब 4 जुड़ना। तो ऐसी हमारी n की वैल्यू उससे पता लग जाएगी हमें। अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, दे रखी होगी हमें अल्फा की वैल्यू, कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ है या एसोसिएशन हुआ है, उस हिसाब से अल्फा की वैल्यू और आई हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आई के कैलकुलेट होने के बाद हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने भी फॉर्मूले उनमें क्या चेंज आएगा उसको हम देखते हैं कि क्या क्या हमारा चेंज आएगा। माइन्यूट सा चेंज है, आपको बस जब भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, हमारा एसोसिएशन दे दे या डिसोसिएशन दे दे, तो आपको क्या करना है, वो जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें कुछ चेंज हो जाएगा, जो मैं अब बताऊंगा वो आपको चेंज कर देना है और फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम क्या चेंज होता है। तो हमारे 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला आई का, एक तो किसका है, ये हमारा डिसोसिएशन का, एसोसिएशन का, और डिसोसिएशन का मैंने पीछे लिखवाया था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिसोसिएशन का, आई इक्वल टू में 1 प्लस में n माइनस 1 अल्फा, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो क्यों हमारी 1 से छोटी आती है, देखो अगर n की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो 1/2 माइनस 1 और अल्फा की वैल्यू लेट कर लो कि हमारे पूरा डिसोसिएट हो गया है, ठीक है।
अल्फा की वैल्यू लेट कर लो 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस में 1/2 हो जाएगा, तो अल्फा की आई की वैल्यू हमेशा, जब भी आप देखो क्या आएगी, आई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी और इसमें आई की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। और जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ना हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, तो आई की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। चाहे एसोसिएशन हो, चाहे उसमें क्या होगा, एसोसिएशन भी नहीं होगा और डिसोसिएशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे क्या चेंजेस आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, चेंजेस इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्या चेंजेस आए, ठीक है, क्या चेंजेस आएंगे देखते हैं। तो हमें पता है कि वैल्यू 1 होती है उनके लिए, ठीक है। पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन में पी नॉट इक्वल टू में क्या आ जाता है, एक्स ए, ठीक है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो बस यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा वो बताता हूं मैं। ऐसे यहाँ पे एक क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू में के एफ एम, एक होता था डेल्टा टी बी इक्वल टू में के बी एम, ठीक है। एक होता था हमारा पाई इक्वल टू में सी आर टी, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले होते थे 4 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। क्या चेंजेस आ जाएगा इनमें, यहाँ पे सबके आगे जो हमारा है वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं आएगा हमारे जितनी भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो आपको क्या करना है, आई की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद यहाँ पे आगे ये फॉर्मूले में बस ये माइन्यूट सा चेंज आएगा जो आगे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उस टाइम पे पहले जो हमारे थे वो हमारे थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से मैंने बताया था आपको आई की वैल्यू उसमें क्या हो जाती थी, यहाँ पे 1 हो जाती थी, ठीक है। तो इस केस में हमारे अब 1 नहीं होगी क्योंकि हमारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, और कुछ चेंज जो भी आएंगे वो यहाँ पे आ जाएगी, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा वो आपको पता लग जाएगा। तो ये था हमारा वांट ऑफ फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। तो ये इस क्लास में हमारी जितने भी थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे हम अगले चैप्टर जो अगले लेक्चर आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। तो इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।